बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। हमारी अंदर की दुनिया जो इतनी विशाल है, जो इतनी महान है कि इस दुनिया की तुलना अगर हम बाहर की दुनिया से करें तो उसके सामने बाहर की दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है। बाहर की दुनिया जो हमारी आँखों से दिखाई दे रही है, जिसकी परिभाषा विशाल और विराट रूप से की गई है, इससे भी विशाल अगर दुनिया कही है तो वह हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। और इसी अंदर की विशाल दुनिया को हम बाहर की दुनिया से इसकी तुलना करते हैं और इसे दिनों दिन छोटा करते जाते हैं, संकुचित करते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम इस अपने अंदर की दुनिया के बारे में सोचना समझना ही बंद कर देते हैं और इसे बिल्कुल निर्जीव कर देते हैं, बेजान बना डालते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले, हम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिए, अपने जीवन को एक निश्चित साँचे में ढालें, और उसके लिए हमें अगर आज़ादी चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, तो वह अगर हमें कहीं मिलेगी तो वह है अपनी इस भीतरी दुनिया में ही। क्योंकि बाहरी दुनिया में कई प्रकार के नियम, कायदे, कानून, अनुशासन होते हैं। उसे इस बाहरी दुनिया में जीवन जीते हुए हमें इन कायदों का, अनुशासन का, नियमों का पालन करना पड़ता है। कई बंदिशें होती हैं, कई पाबंदियां होती हैं, जिनके साँचे में रहकर ही हमें अपना जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन जहाँ हमारा मन होता है, जहाँ हमारी अंदर की दुनिया होती है, यहाँ किसी की बंदिश है, किसी के नियम और अनुशासन है, तो वह केवल और केवल हमारे। और इसलिए पूरी आज़ादी अगर कहीं हमें मिलना संभव है तो वह है केवल और केवल हमारे मन के अंदर, हमारी भीतरी, हमारी अंदर की दुनिया में, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। और यही वह दुनिया है, यह वह अपनी दुनिया है, यह वह अंदरूनी अपनी दुनिया है, जिस दुनिया को हम क्या कर सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, संपन्न बना सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार हम अपने जीवन को आकार देना चाहते हैं, वह इसी दुनिया में संभव है। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है, और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। और यह जो अंदर की दुनिया है, जो अगर हम स्वार्थी रूप में देखें तो यह हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस प्रकार हम अगर दूसरों के लिए भी सोचें, हमने अपने लिए तो पूरी आज़ादी पा ली अपने अंदर की दुनिया में, लेकिन इसी प्रकार हम दूसरों को भी अपने मन में पूर्ण आज़ादी से जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इसीलिए अपने लिए सोचना अर्थात स्वार्थी, और दूसरों के लिए सोचना अर्थात निस्वार्थ रूप से, अर्थात दोनों रूपों में, दोनों अर्थों में अंदर की दुनिया महत्व रखती है, और स्वयं अपने लिए तो यह विशेष महत्व रखती ही है। तो बच्चों, यह हुआ हमारी डायरी का पहला अंश, जिसका शीर्षक था अंदर की दुनिया, और जो लिखा गया था 10 मार्च 1998 को। अब हम बढ़ते हैं हमारे डायरी इस विधा के अगले अंश की ओर, जिसका नाम है मकान पर मकान। हाँ, यह शीर्षक जो दर्शाता है मकान पर मकान, यह निश्चित ही हमारी परिस्थिति से अवगत कराने वाला है। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर पेड़ पौधे, हरियाली नज़र नहीं आती। आजकल वह पंछी जो कभी हमने बचपन में देखे हुए थे, वह भी दिखाई नहीं देते। आखिर इसकी वजह क्या है? जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या में लोगों की रहने की समस्या भी सामने आ रही है, और साथ ही साथ रोजगार, उद्योग, व्यापार आदि के लिए शहरीकरण भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी वजह से लोग अपने गांवों को छोड़कर शहर की ओर बढ़ रहे हैं। और जब शहर की ओर इतनी अधिक मात्रा में लोगों का आवागमन हो रहा है,
आगमन हो रहा है तो लोगों के रहने की समस्या भी सामने उभर कर आ रही है। और इस समस्या को सुलझाने के लिए किसका होना ज़रूरी है? घरों का, इमारतों का बनना ज़रूरी है, क्योंकि इन घरों में या इन इमारतों के कमरों में ही लोग रहेंगे, ठहरेंगे, अपना गुजर बसर करेंगे। और इसीलिए घर या इमारतों को बनाने के लिए किसकी कटाई हो रही है? पेड़ों की कटाई की जा रही है। और इसीलिए इन शहरों में नज़र आते हैं केवल और केवल मकान पर मकान। यहाँ ना हरियाली नज़र आती है, ना पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, और न ही कोई पंछी चहचहाता हुआ ही नज़र आता है। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। लेखक बताते हैं अपना अनुभव कि जिस गली में वह आजकल रह रहे हैं उस गली में एक आसमान तो है, लेकिन वह आसमान दिखाई नहीं देता। आखिर क्या कारण है कि आसमान होने के कारण भी आकाश दिखाई नहीं दे रहा है? इसका कारण है उस गली में जहाँ तक लेखक की नज़र जाती है वहाँ तक ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी इमारतें ही इमारतें हैं, और ऊंची इमारतों की शिखरों ने आसमान की ऊंचाई को अदृश्य कर दिया है। आसमान का नज़ारा विलुप्त हो गया है इन इमारतों की ऊंचाई के सामने। और इसे लेखक कहते हैं कि जिस गली में वे आजकल रह रहे हैं वह आसमान तो है कहने के लिए, लेकिन वह आँखों से दिखाई नहीं देता। उस गली में एक पेड़ भी है, उस गली में पेड़ भी नहीं है। जिस गली में लेखक रह रहे हैं उस गली में आसमान तो है, लेकिन इतने मकान हैं, इतनी इमारतें हैं कि उनकी विशालता और ऊंचाई के कारण वह दिखाई नहीं देता। इसके साथ साथ इस गली में एक भी पेड़ मौजूद नहीं है, और न ही किसी की इच्छा हो कि वह एक छोटा सा पौधा लगाए ताकि वह आगे चलकर विशाल पेड़ बन जाए, थोड़ी सी तो आँखों को हरियाली नज़र आए, तो ऐसा पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश भी इस गली में नज़र नहीं आती। अर्थात इस गली की विशेषता यह है कि इस गली में केवल और केवल क्या नज़र आते हैं? मकान ही मकान। प्राकृतिक स्रोत यहाँ पर नज़र नहीं आता। प्रकृति का अहम हिस्सा आसमान यहाँ पर न दिखाई नहीं देता, और न एक पेड़ ही नज़र आता है। अगर पेड़ लगाने की इच्छा मन में जागृत हो तो वह भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ मकानों की इस भीड़ में, मकानों के इस जंगल में पेड़ लगाने की गुंजाइश भी नज़र नहीं आती। मकान ही मकान है, इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लगे हैं, और मकान ही मकान है, इतने मकान है कि ऐसा लगता है कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, मकान के ऊपर मकान लादे गए हैं। लंदफंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़। लंदफंद अर्थात अव्यवस्थित, निश्चित साँचे में न ढले हुए मकानों की एक बहुत भीड़ इस गली में नज़र आती है, जो एक संकरी गली में फंस गई है। और यह मकानों की भीड़ कौन सी गली में फंसी हुई है? एक संकरी गली में। संकरी अर्थात दुबली पतली, बिल्कुल पतली सी गली में फंस गई, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और इस मकानों से भरी हुई, मकानों से फंसी हुई संकरी सी पतली सी गली में से अगर आप निकलना चाहो तो निकलने के लिए रास्ता भी नज़र नहीं आता। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। अगर लेखक अपने मकान से बाहर झांकने का प्रयास करे तो बाहर की दुनिया नज़र नहीं आती, बल्कि क्या दिखाई देता है? मकान पर मकान नज़र आते हैं। और एक
गंदी सी एक ऐसी गली है जो काफ़ी गंदी है, जहाँ गंदगी फैली हुई है, और वह गली कैसी है, बहुत ही तंग है, पतली है, छोटी है। ऐसी एक गली नज़र आती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। यहाँ चिड़िया दिखती है कभी कभी, लेकिन चिड़िया आमतौर पर कहाँ होनी चाहिए, पेड़ों की शाखाओं पर बैठी हुई चहचहाती हुई अपना कलरव करती हुई नज़र आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। लेकिन इस गली में जो चिड़िया दिखाई देती हैं वह किसी पेड़ पर बैठी हुई नज़र नहीं आती। क्या कारण है कि पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई नज़र नहीं आती? क्योंकि इस गली में कोई भी पेड़ नहीं है, एक भी पेड़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इस वजह से चिड़िया दिखती तो है लेकिन न ही वह पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है और न ही आसमान में उड़ती हुई। ठीक है, तो गली में पेड़ नहीं है, इस वजह से पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया नज़र नहीं आती, और न ही इन मकानों की ऊंचाइयों ने आसमान की ऊंचाई को नष्ट कर दिया है, इस वजह से ना आसमान दिखाई देता है और ना ही उसमें उड़ने वाली चिड़िया नज़र आती है। तो यह चिड़िया आखिर कहाँ दिखाई देती है? यह चिड़िया दिखाई देती है बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी हुई। मगर इन तारों पर बैठी हुई भी वह बिल्कुल खामोश होती है, चुपचाप होती है। किसी प्रकार की चहचहाहट या किसी प्रकार का कलरव इस चिड़िया का सुनाई नहीं देता, और न ही यह चिड़िया कहीं पर घोंसले बनाती हुई नज़र आती है। यह नज़र आती है तो कहाँ पर? तारों, बिजली के तारों या टेलीफोन के तारों पर नज़र आती है, और वह भी बिल्कुल खामोश। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने हुए खिलौने हैं। इन चिड़ियाओं को जो टेलीफोन या बिजली की तारों पर बैठी हुई होती है, इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई खिलौने किसी गम या फेविकॉल के साथ टेलीफोन के या बिजली के तारों पर चिपका दिए गए हो, क्योंकि इन चिड़ियाओं में किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं होती, न ही किसी प्रकार की कोई आवाज़ ही होती है। और इसीलिए इन चिड़ियाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो यह प्रकृति का कोई हिस्सा नहीं बल्कि बेजान खिलौने हो, जो शायद ही इधर उधर खुदक सकते हो या चूं चूं की आवाज़ें निकाल सकते हो, जो शायद ही मतलब कल्पना में ही किस प्रकार खिलौने चाकी भरने के बाद ही किसी प्रकार की विशिष्ट आवाज़ करते हैं या चल पड़ते हैं, उस प्रकार इन तारों पर बैठी चिड़िया को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ही यह क्या कर सकती हो, इधर उधर खुदक सकती हो। खुदकना अर्थात इधर उधर नाचना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, या अपनी चों चों की आवाज़ें निकाल सकती हो, अन्यथा यह बेजान ही नज़र आती है। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ में बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। तो लेखक ऐसी गली में रहते हैं जहाँ आसमान है लेकिन दिखाई नहीं देता, जहाँ एक भी पेड़ नहीं है और न ही पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश ही है, जहाँ चिड़िया तो दिखती है लेकिन बिजली या टेलीफोन के तारों पर बिल्कुल खामोश चहकती हुई या एक जगह से दूसरी जगह खुदकती हुई, नाचती हुई, चूं चूं करती हुई आवाज़ें या पेड़ की शाखाओं पर यह चिड़िया नज़र नहीं आती। तो ऐसी अप्राकृतिक, जहाँ पर्यावरण का कोई हिस्सा मौजूद नहीं है, ऐसी पतली, संकरी, गंदी और तंग गली में रहते हुए लेखक ऊब चुके हैं और अब वह ऐसी गली से
क्या होना चाहते हैं? निकलना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं और इस प्रयास में वह जुटे हुए हैं। उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो पूर्णतः पर्यावरण के अभाव से भरी हुई है। यह अंश लिखा गया था 10 मार्च 1998 को, जिसका शीर्षक है मकान पर मकान। अब हम बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले